हेलो माय फ्रेंड्स, आ गया हूँ आज फिर आपके लिए एक और नया एपिसोड लेकर। इसे वीडियो को प्लीज हाइप कीजिए और पूरा देखिए। तो बिना और बकवास के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रेडरन योनसुक की तरफ को काफी खतरनाक पंच करता है, को लगभग बस मारने के लिए जा रहा होता है और ये चीज देखकर तो योनसुक भी अचानक से पीछे से फट चुकी होती है। तो योनसुक अपने आप को हल्का सा बचा लेता है, लेकिन फिर भी रेडरन का जो हल्का सा पंच है वो उसके फेस पर लग जाता है, जिससे उसकी पूरी गर्दन पीछे की तरफ को मुड़ चुकी होती है। तो योनसुक वो अपने आप से बोलती है कि आखिर अब ये क्या बकवास है, इसने तो बोला था ये मुझे ट्रेनिंग देने वाला है, पर आखिर ये क्या चीज है। तो रेडरन फिर से योनसुक के ऊपर पंच मारने लगता है, पर योनसुक इस बार थोड़ा सा पीछे हटकर अपने आप को बचा लेता है। रेडरन बोलता है कि अगर तुम मैजिक का यूज करते हुए मेरे अटैक को ब्लॉक नहीं करोगे तो फिर तुम मेरे अटैक को ब्लॉक करने के चक्कर में मर सकते हो। तो हम देख सकते हैं कि योनसुक जैसे ही रेडरन के अटैक को ब्लॉक करता है उसके मुंह से भी ब्लड निकल चुका होता है और इसके अलावा रेडरन की पावर की वजह से वो काफी ज्यादा दूर तक रगड़ता हुआ जाता है। लेकिन तभी रेडरन बोलता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अजीब है, इस बंदे का रिएक्शन टाइम और इसकी फिजिकल एबिलिटी सच में काफी ज्यादा अलग है। इसकी इन सभी हरकतों को देखकर लगता है कि जैसे ये सच में एक वॉरियर है। रेडरन योनसुक की तरफ को देख रहा होता है, वो नोटिस करता है कि यहाँ पर योनसुक पूरी तरीके से फाइट के लिए तैयार हो चुका होता है। इस चीज को देखकर रेडरन भी बोलता है कि इसकी फाइटिंग स्पिरिट सच में काफी ज्यादा लाजवाब है। तो सच में इसने जब पहली बार मेरी गर्दन के ऊपर जो किक मारी थी वो बस इसका लकी शॉट नहीं था, बल्कि वो सच में इसकी एक स्किल थी जो कि इसने अपनी कड़ी मेहनत के साथ में डेवलप करी थी। इतना बोलते हुए अचानक से रेडरन अपने हाथों को नीचे की तरफ को मारता है और वो अब सच में बिल्कुल एक बुल की स्टाइल में योनसुक की तरफ को भागते हुए जाने लग जाता है। रेडरन ने काफी तेजी के साथ में योनसुक के पेट के ऊपर अपने सर से अटैक किया होता है और योनसुक को बोलता है कि तुम बिना मैजिक को यूज किए कुरकन को नहीं हरा पाओगे तो फिर वहां पर जाकर पक्का मरने वाले हो, तो फिर इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम आज के दिन ही मेरे हाथों से मर जाओ। तो योनसुक अपने आप से बोलता है कि ये बंदा सच में मजाक नहीं कर रहा है, ये बंदा सच में मुझे आज यहाँ पर मारने वाला है। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, मैं बच्चे करना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से नहीं मरना चाहता। योनसुक इतना बोलता है और वो हवा में होता है। तब तक अचानक से रेडरन भी उसकी तरफ को बढ़ चुका होता है, वो भी अब वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने पंच को बनाकर उसकी तरफ को बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके हाथों के अंदर एक अजीब सी एनर्जी आने लगती है। उस एनर्जी के साथ में योनसुक ने वहां पर काफी तगड़ा सा पंच मारा होता है। उसके एक पंच की वजह से रेडरन और साथ में योनसुक दोनों के दोनों जमीन पर आकर गिरते हैं और इस वक्त नीचे की पूरी जमीन टूट चुकी होती है और वहां पर काफी बड़ा सा ब्लास्ट होता है। पर तभी हमें यहाँ पर हमारे योनसुक को जमीन पर गिरा हुआ दिखाया जाता है। हमारी रेचल योनसुक को आवाज लगाते हुए उसको बार बार उठाने की कोशिश करती है, पर योनसुक नहीं उठ पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेडरन उसके पास में चलता हुआ आता है और वो उसके पास में आकर उसे बोलता है कि योनसुक सच में तुमने कर दिखाया, आज तुमने सच में अपने मैजिक को यूज किया था। तो ये चीज सुनकर फाइनली योनसुक को होश आता है और वो अपने हाथों को ऊपर उठाने लगता है। तो हाथ ऊपर उठाकर वो थंब को दिखाने लगता है और वो बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, मैंने गॉड को आवाज लगाई और उसने मेरी बात सुन ली। तब रेडरन योनसुक के हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि चलो अब तुम्हारे पास में चांस है कि तुम इस फाइट को जीत सकते हो, पर चलो सबसे पहले तो मुझे तुम्हें थोड़ा सा हील करने दो। इतना बोलते हुए अचानक से योनसुक के हाथों को थोड़ा सा टाइट पकड़ने लग जाता है और वो शायद अपनी एक अजीब सी एनर्जी को योनसुक की बॉडी में डालने लगता है। लेकिन तभी इस एनर्जी की वजह से योनसुक की पूरी बॉडी में काफी खतरनाक पेन होने लगता है। योनसुक को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी सांसें बस यहाँ पर थमने वाली हैं और वो लगभग यहाँ पर मरने वाला है। तभी रेडरन को याद आता है कि जो डीमन की पावर होती है वो इंसान के लिए बिल्कुल पॉइजन की तरह होती है। तो इस वक्त हमारा रेडरन योनसुक को हील करने के चक्कर में भूल चुका था कि वो एक इंसान है और वो इसकी पावर से मर सकता है। तब रेडरन अचानक से योनसुक को उठाता है और बोलता है कि योनसुक मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मुझसे गलती हो गई पर तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो डीमन की पावर होती है वो मैजिक के ऊपर भारी पड़ती है और जो मैजिक पावर होती है वो डिवाइन पावर के ऊपर भारी पड़ती है। पर यहाँ पर जो ये डिवाइन पावर होती है ये डीमन की पावर के ऊपर भारी पड़ती है। तब इस वर्ल्ड के अंदर ये जो मैजिक पावर होती है ये बस इंसान लोग ही यूज कर सकते हैं और जो ये डीमंस की पावर होती है इसको बस यहाँ के इस वर्ल्ड के डीमंस ही यूज कर सकते हैं। पर इस वर्ल्ड के अंदर ये जो डिवाइन पावर होती है इसको बस वो लोग ही यूज कर सकते हैं जो कि गॉड को फॉलो करते हैं और इस वर्ल्ड के अंदर गॉड को ड्यूसी चर्च फॉलो करती है और इस ड्यूसी चर्च ने एक वॉर करी थी जिसके बाद में ड्यूसी चर्च पूरे वर्ल्ड की एक होली एम्पायर बन चुकी है जिसको कि गार्डन के नाम से जानते हैं। तो इस होली एम्पायर गार्डन के अंदर जो लोग गॉड्स की आवाज को सुन सकते हैं उनको होली सेंट बनाया जाता है जो कि डिवाइन पावर को यूज करके इंसानों को बचा सकते हैं। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस डीमन कासल के अंदर एक सेंट भी होती है जिसको कि इन डीमंस ने यहाँ पर पकड़ के रख रखा है। तो हम यहाँ पर इस लड़की के फेस को देख सकते हैं जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा क्यूट होती है और इस लड़की का नाम एल्सन मैरी होता है। तो इस मैरी के रूम के अंदर हम कुछ गॉब्लिन को देखते हैं जो कि बोलते
हैं कि सभी लोग इसको सेंट बोलते हैं, पर हमने आज से पहले इसको कभी भी गॉड को प्रे करते हुए नहीं देखा। ऐसा लगता है कि जैसे ये लड़की फेक है और इसने हमारे कैप्टन रेडरन को पागल बना रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ की जो मेरी होती है ये बोलती है कि आखिर गॉड को प्रे करने का क्या ही मतलब है। मुझे लगता है कि गॉड को प्रे करने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर रहूं, जहाँ पर मुझे किसी भी रिलीजियस ऑर्डर के नीचे काम नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी इतना बोलती है कि तभी अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुलता है और वहां पर हमारे रेडरन और योनसुक की एंट्री होती है। तो रेडरन को अचानक से आता हुआ देखकर मेरी बोलती है कि आखिर ये क्या बकवास है, तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए। रेडरन बोलता है कि ये जो इंसान है इसको हीलिंग की जरूरत है, तो जल्दी से प्लीज इसको तुम हील करके इसको बचा लो। तो रेडरन के इतना बोलते ही दूसरी तरफ को हम योनसुक को देखते हैं, जो कि किसी बिल्कुल अंधेरी सी जगह पर पड़ा होता है और वो यहाँ पर हमारे रेडरन को गालियां दे रहा होता है। बोलता है कि कमीने रेडरन, आज तेरी वजह से मैं मरने वाला हूँ। तो वो इतना बोलता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। इतनी देर से आंखें खोल रखा था पर उसे कुछ दिख नहीं रहा था, पर अब उसे फाइनली यहाँ पर कोई एक लड़की दिखने लगती है। वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर इस डीमन कासल के अंदर एक जलपरी कैसे आ गई। तो उन सबको लगता है कि जैसे कोई एंजल या फिर कोई गॉड है। तो वो उसको बोलता है कि प्लीज एंजल, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वॉरियर नहीं बनना चाहता, प्लीज मुझे कोई बिल्कुल सिंपल सी लाइफ दे दो। और हाँ, इसके अलावा ये जो रेचल है तुम इसको प्लीज हेल में भेज देना। ये दिखने में तो एंजल है पर ये सच में बिल्कुल एक डीमन के जैसी है। और हाँ, रीनेकनेशन से पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरी सभी बातों को टालकर मुझे फिर से वॉरियर बनाना चाहती है तो फिर प्लीज मैं आपसे चाहता हूँ कि मुझे सिंगल मत बनाना। मतलब कि मैं पूरी लाइफ सिंगल नहीं रहना चाहता, मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ। ये चीज देखकर मेरी को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो हमारे योनसुक को बोलती है कि सच में तुम तो एक इंसानी कचरा हो। ये चीज देखकर योनसुक भी बोलता है कि जरा रुको, आखिर ये क्या बकवास है। ये एंजल आखिर मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रही है। यसु कितना बोलता है कि तभी उसे कोई अचानक से पकड़ता है और उसे उठा देता है, और वो कोई नहीं बल्कि हमारा रेडरन होता है। और रेडरन तो यसु को उठा के उसको काफी जोर से गले लगा लेता है, पर इस चीज की वजह से हमारी यसु की जान लगभग बाहर निकलने वाली होती है। लेकिन हमारी यसु को फाइनली फील होता है कि वो आखिरकार जिंदा बच चुका है। अब यसु पीछे की तरफ मैरी को देखता है और बोलता है कि चारा क्या, मैंने यहाँ पर सारी रेचल की सारी बातें इस लड़की से बोल दी, इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी ना। यसु कितना सोचता है कि तभी रेडरन बोलता है कि क्या ये पूरी तरीके से हील हो चुका है। मैरी बोलती है कि नहीं, ये पूरी तरीके से हील तो नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि इसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है, क्योंकि यहाँ पर फालतू की बकवासी किया जा रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर थोड़ी डीमन की पावर रह चुकी है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसके साथ में क्या हो सकता है। ये सारी बातें सुन के तो यसुक तो रोने लग जाता है, उसको सच में लग रहा होता है कि वो कुछ ही दिनों में बस मरने वाला है। वहीं दूसरी तरफ को रेडन मैरी से बोलता है, क्या तुम अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए इस डीमन पावर को नहीं हटा सकती। मैरी बोलती है कि अगर मैंने इस चीज के अंदर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फिर ये बंदा यहीं पर मर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसे टाइम देना चाहिए और टाइम के साथ में वो डीमन पावर खत्म हो जाएगी। टेडन यूनिसोक को बोलता है कि यूनिसोक मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, इसका बदला चुकाने के लिए मैं तुम्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग देने वाला हूँ। अब ये चीज देखकर हमारी मैरी भी बोलती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो बोलती है कि आखिर एक डीमन आर्मी का ऑफिसर आखिर एक इंसान को ट्रेनिंग क्यों दे रहा है, ये इंसान है कौन, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना होगा। मैरी इतना बोलती है। हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि बोबो यूनिसोक को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी यूनिसोक भी बोलता है कि ठीक है बोबो, मैं जानता हूँ कि तुम पापा को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। यूनिसोक बोबो को बोलता है कि आज तुम्हारे पापा बस मरने वाले थे और तुम्हारे पापा गॉड से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो जिंदा बच गए। और अभी भी एक दिक्कत की बात है कि मेरी बॉडी के अंदर डीमन की पावर घूम रही है। यूनिसोक खड़ा होता है और बोलता है कि रेचल, क्या ये सच में जो डीमन की एनर्जी जो मेरी बॉडी के अंदर है, क्या सच में ये मुझे मार सकती है। वो इतना बोलते हुए रेचल को आवाज लगाता है, पर वो नहीं सुन रही होती। वो बार बार उसको आवाज लगाता है और फिर तभी हम देखते हैं कि रेचल तो यहाँ पर कोने में बैठकर रो रही होती है। ऐसा लगता है कि रेचल ने हमारी यूनिसोक की सारी बातों को सुन लिया है जो कि उसने मैरी से बोली थी। तभी यूनिसोक बोलता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। रेचल बोलती है कि हाँ, इन सब में मेरी गलती है, क्योंकि मैं एक ऐसी एंजल हूँ जिसने कि बस एंजल के कपड़े पहने और मैं अंदर से एक डीमन हूँ जिसको तो नरक में चल जाना चाहिए। तो ये सब कुछ सुनकर यूनिसोक समझ जाता है कि रेचल ने सब कुछ सुन लिया। तब यूनिसोक रेचल को समझाने लगता है और बोलता है कि नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी प्यारी सी एंजल हो जो कि मुझे हमेशा जिंदा रखेगी। रेचल बोलती है कि नहीं, तुम चाहे कुछ भी बोलो, मैं अब नहीं मरने वाली। यसुक बोलता है कि सच में ये लड़की बहुत ही ज्यादा ड्रामा कर रही है। अब यसुक इतना बोलती है, हमारा सीन चेंज होता है, हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। हमारे यसुक जमीन पर लेटा होता है, उसने काफी खतरनाक ट्रेनिंग करी होती है। मैरी उसे बोलती है कि ठीक है, फिर अब मैं तुम्हें हील कर देती हूँ। यसुक बोलता है कि सच में मैरी, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं ये सुनकर तो मैरी उसकी तरफ को काफी अजीब तरीके से देखती है और फिर हमें दिखाता है कि मैरी यहाँ पर हमारी यूनिसोक को हील करने लगती है। यसुक बोलता है कि मेरा डुअल होने से पहले मैं तुमसे फेवर मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए प्रे कर सकती हो कि कल मैं जिंदा बच जाऊं, और इसके अलावा क्या तुम मेरे डुअल को वहां पर आकर देख भी सकती हो। यसुक की बातें सुनते ही मैरी तो पूरी तरीके से शांत खड़ी रह जाती है और फिर यहीं पर हमारा सीन भी चेंज होता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। तो अगले दिन हमारे यसुक एरिना में पहुंच जाता है और इस एरिना में सच में काफी सारे लोग आए होते हैं। वहां पर एरिना में सभी लोग बोलते हैं कि ये इंसान पागल हो चुका है जो कि एक डीमन को चैलेंज कर रहा है। तो इसी तरीके से सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। तभी अमील बोलती है कि जरा देखो तो हमारी डीमन आर्मी के अंदर कितना ज्यादा जोश आ चुका है, पर तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारा जो खिलाड़ी है क्या वो इस फाइट को जीत पाएगा। रेडन बोलता है कि मेरे खिलाड़ी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। अमील बोलती है कि ठीक है, फिर अगर तुम्हारा खिलाड़ी आज के दिन इस फाइट को जीत जाता है तो फिर मैं तुमसे चाहूंगी कि तुम खुद जाकर उसको अपने हाथों से मार दो। अमील की इस बात को सुनकर रेडन ये चीज नहीं करना चाहता, पर फिर भी अपनी कमांडर की बात को मानकर बोलता है कि ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तो अब इसी के साथ में हम यहाँ पर हमारे यूनिसेक को देखते हैं जो कि एरिना के अंदर खड़ा होता है और वो इस वक्त थोड़ा सा नर्वस भी दिख रहा होता है। वो बोलता है कि चलो, मेरी फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी
अच्छी है और इसके अलावा मेरे पास में एक नई स्किल आ चुकी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी यूनिसेक को रेड रन की मार्शल आर्ट की स्किल आ चुकी है और साथ में उसके पास में एक मैजिक यूज की एबिलिटी भी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से यूनिसेक बोलता है कि ठीक है, फिर मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और इसके अलावा रेड रन की मार्शल आर्ट मेरे बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो हम देख सकते हैं कि यूनिसेक ने यहाँ पर रेड रन की मार्शल आर्ट को अभी तक बस 8% ही मास्टर किया होता है, पर फिर भी इससे येसुक की बहुत ज़्यादा पावर बढ़ चुकी है। तब यूनिसेक अरीना के अंदर से मैरी की तरफ को देखता है और बोलता है कि अगर मैं आज जीत गया तो फिर मैं किसी दिन इस लड़की के साथ में शादी करके बच्चे करूंगा। वीडियो के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगा, बट मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि आप में से कई लोग वीडियो देखते तो हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपको कसम नहीं दूंगा, बट एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। तो राइचल अचानक से येसुक के कान में चिल्लाने लगती है और बोलती कि पागल इंसान, यहाँ पर फाइट में फोकस करो क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट अरीना में आ चुका है। तो हमें दिखाया जाता है कि हमारे येसुक के सामने काफी खतरनाक सा ऑर्क मॉन्स्टर आता है जिसका नाम तो आप जानते हैं, इसका नाम कुर्गुन है। तो कुर्केन को देखकर रिचल भी बोलती है आखिर ये किस तरीके का जानवर है। तभी यूनसक भी बोलता है कि वैसे ये बंदा पहले दिखने में तो ऐसा नहीं था, आखिर इसके साथ में क्या हो गया, ये इतना खतरनाक कैसे दिख रहा है। वो हम देखते हैं कि रेड रन भी अचानक से खड़ा होता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर ये बंदा इतना बदल कैसे गया। तो अब हेमिस बोलती है कि रेड रन अब पीछे हटने का कोई भी सवाल नहीं उठता है, अब यहाँ पर फाइट चालू हो चुकी है, अब हम कुछ नहीं बदल सकते। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर हेमिस ने उस कुर्केन को इतना खतरनाक बना दिया। तो हम देखते हैं कि कुर्केन यहाँ पर अरीना के अंदर आते ही काफी खतरनाक तरीके से चिल्लाने लगता है और इसके अलावा उसका कॉम्बैट लेवल जो कि पहले 6000 पे था वो अचानक से 10,000 पहुंच चुका होता है। तो ये चीज हमारा यूनसेक भी देख रहा होता है और बोलता है कि बस कुछ ही दिन के अंदर इसका पावर इतनी कैसे बढ़ गई। इसके अलावा यहाँ पर रेचल की तो उसको देखकर फट चुकी होती है, पर हमारा यूनसेक अभी भी थोड़े से जोश में होता है। वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तो पता ही था कि ये डुअल इतना आसान तो नहीं होने वाला है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस फाइट को कैसे न कैसे जीतना होगा। तो इतना बोलते हुए यूनसेक कुर्केन की तरफ को बढ़ चुका होता है, मतलब कि अब यहाँ पर फाइनली फाइट चालू हो चुकी है। तो यूनसेक जैसे ही कुर्केन के पास में आता है, कुर्केन अचानक से अपना वेपन उठाकर उसके ऊपर हिट करने लगता है। ये चीज देखकर यूनसेक समझ जाता है कि अगर इसका एक हिट भी लगता है तो फिर वो मर जाएगा। तब इसी वजह से यूनसेक उसके अटैक को डॉज करता है और उसका अटैक हमें दिखाता है कि उसके अटैक की वजह से पूरी जमीन टूट चुकी होती है। और तभी हमारा यूनसेक काफी तेजी के साथ में उसके फेस के ऊपर एक तगड़ा सा पंच मार देता है। इस वक्त यूनसेक रेड रन की मार्शल आर्ट को यूज कर रहा है। तो अब एक हिट मारने के बाद में यूनसेक एक और हिट मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ उसने एक और तगड़े से पंच को कुर्किन के बिल्कुल फेस के ऊपर मार दिया होता है। पर तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को हमारे यूनसेक के पंच से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। अब ये चीज देखकर तो यूनसेक भी चौंक जाता है, लेकिन तभी अचानक से काफी तेजी के साथ में एक अटैक उसकी तरफ को बढ़ने लगता है और वो अटैक सीधा हमारे यूनसेक की कमर पर आकर लगता है और इसमें यूनसेक का उल्टा हाथ भी बीच में आ जाता है, जिस वजह से उसका उल्टा हाथ पूरी तरीके से टूट चुका होता है। और वहीं दूसरी तरफ को जो कुर्केन होता है उसके फेस पर 2 पंच पड़े होते हैं, पर फिर भी उसका बस हल्का सा ब्लड ही निकला होता है। तो अब कुर्केन एक अटैक करने के साथ ही यूनसेक के ऊपर फिर से लगातार एक और अटैक करने लगता है। ये चीज देखकर यूनसेक भी अपने आप को संभालने लगता है और वो समझ जाता है कि बिना मैजिक का यूज करे वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से यूनसेक याद करता है कि रेड रन ने उसे सिखाया था कि मैजिक ऑफ को फिस्ट के साथ में यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर रेड रन ने एक पत्थर के ऊपर अटैक करते हुए उसको बीच में से अलग कर दिया होता है और ये सब कुछ उसने बस अपने हाथों से किया होता है। तो यही चीज यहाँ पर रेड रन हमारे यूनसेक को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। सारी बातें याद करते हुए यूनसेक अपने हाथों की तरफ को ध्यान दे रहा होता है। बोलता है कि मुझे भी रेड रन की तरह इस तरीके से अटैक को यूज करना होगा। रेड रन ने मुझे बोला था कि अगर मैं एक अटैक को किसी को मारने के लिए करूंगा तभी जाकर मैं उसके अंदर अच्छे से पावर को यूज कर पाऊंगा। यूनसेक इतना कुछ याद कर रहा होता है कि तब तक कुर्केन भी उसके काफी करीब पहुंच चुका होता है और वो लगभग उसके ऊपर पंच मारने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारे यूनसेक अपने हाथों के ऊपर अपने मैजिक को एक्टिवेट करता है और वो काफी तेजी के साथ में कुर्केन की तरफ को बढ़ चुका होता है। हमारा यूनसेक इस बार सच में किसी को बस मारने के हिसाब से उसके ऊपर अटैक करने वाला है और इसी वजह से उसका मैजिक भी एक्टिवेट हो चुका है। तो फाइनली यूनसेक अपना एक तगड़ा सा पंच कुर्केन के पेट के ऊपर मारता है। ये बिल्कुल एक डायरेक्ट हिट होती है। हम देख सकते हैं कि यूनसेक का पंच लगातार कुर्केन के पेट के अंदर घुसता ही जा रहा होता है और ये कोई नॉर्मल सा पंच नहीं होता, बल्कि इस वक्त हमारे यूनसेक ने रेड रन की मार्शल आर्ट की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया होता है, जिसका नाम अल्टीमेट टोटल डिस्ट्रक्शन होता है। हम देखते हैं कि उस अरीना के अंदर अचानक से एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है और इस धमाके के साथ में चारों तरफ में धूल उड़ने लग जाती है। पूरा स्टेडियम डस्ट से कवर हो चुका होता है। जैसे ही वहां से ये डस्ट मतलब की धूल हटती है, तभी हमें दिखाया जाता है कि कुर्केन मॉन्स्टर जमीन पर पड़ा होता है। उसके पेट के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा होल बन चुका होता है और फिर इसी के साथ में हमें यहाँ पर हमारे यूनसेक के हाथों को दिखाया जाता है और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे यूनसेक बिल्कुल सही सलामत वहां पर खड़ा होता है। इस चीज को देखकर सभी लोग स्टेडियम में शोर मचाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक इंसान एक मॉन्स्टर से नहीं जीत सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा यूनसेक मन में बोलता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर में कैसे जीत गया, मैंने अभी जिस चीज को यूज किया था आखिर वो किस तरीके की स्किल थी। तो रेचल यूनसेक के पास में आती है और बोलती है कि यूनसेक, तुमने कर दिखाया, तुमने उस मॉन्स्टर के बीच में एक बड़ा सा छेद कर दिया, ऐसा लगता है कि तुमने उसके दिल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। रेचल
रेचल इतना बोलती है कि तभी अचानक से उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा होने लगता है और उसकी बॉडी के अंदर से अजीब सी एनर्जी बाहर रिलीज होने लगती है। ये एनर्जी पूरी स्टेडियम में फैल चुकी होती है और फिर इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि कुरकेन की बॉडी धीरे धीरे करके खड़ी होने लगती है और ये सब कुछ हमारे युनसक के बिल्कुल आंखों के सामने हो रहा होता है। युनसक बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसका पूरा दिल ही तबाह कर दिया था, आखिर फिर भी ये बंदा खड़ा कैसे हो रहा है। ऐसा लगता है कि कमांडर ने इसके साथ में कुछ न कुछ तो जरूर किया होगा। युनसक इतना बोलते हुए हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो मॉन्स्टिक खड़ा होता है और उसके सीने के अंदर बड़ा सा छेद है और वहीं दूसरी तरफ को हम हमारे युनसक को भी देखते हैं। तब इसी के साथ में हमें रेड रन को दिखाया जाता है जो कि हेमिस की तरफ को देखते हुए बोलता है कि पक्का कमांडर हेमिस ने कुछ ना कुछ तो कर दिया है, इन्होंने यहाँ पर अनडेड कर्स का यूज किया है। तब दूसरी तरफ से हेमिस भी बोलती है कि जरा देखो तो कितनी कमाल की बात है, इस इंसान ने इनहैंस कॉम्बैट को यूज कर लिया, इस चीज की तो मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी। तब हम अरीना की तरफ को देखते हैं। युनसक बोलता है क्या ये चीज सच में जिंदा भी है। रेचल बोलती है कि ये कर्स्ड बॉडी है, ये चीज ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, पर इस चीज की वजह से इसकी पावर बढ़ चुकी है। तो रेचल के इतना बोलते ही कुरकेन हमारे युनसक के ऊपर अटैक करने लगता है। ये चीज देखकर युनसक भी बोलता है कि ये तो फिर से पहले जैसा अटैक कर रहा है, ये अटैक मेरे ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। युनसक इतना बोलते ही पीछे हट रहा होता है लेकिन तभी एक पत्थर की वजह से उसका पैर वहीं रुक जाता है और इस चीज का फायदा उठाते हुए वो कुरकेन मॉन्स्टर काफी तेजी के साथ में युनसक की गर्दन को पकड़ देता है और युनसक की गर्दन पकड़ने के साथ ही उसने युनसक को उठाते हुए सीधा जमीन पर पटका होता है जिससे युनसक को काफी बुरी चोट लगती है। लेकिन तभी हमारा एमएमए फाइटर अपनी स्किल को यूज करने लगता है और अचानक से कुरकेन के हाथों को पकड़कर उसको काफी तेजी के साथ में मसलने लगता है और इस चीज की वजह से कुरकेन के हाथों में जितनी भी बोन्स थी वो पूरी की पूरी टूट चुकी होती हैं। तो कुरकेन की बोन तोड़ने के बाद में युनसक मन में बोलता है कि ठीक है, फिर मैंने इसके पूरे हाथ को तबाह कर दिया। युनसक इतना बोलता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ को हम कुरकेन को देखते हैं, उसको तो यहाँ पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा होता, वो अभी भी पूरे जोश के साथ में युनसक को देख रहा होता है। ये चीज देखकर तो युनसक की तो पूरी फट चुकी होती है, वो समझ चुका होता है कि अब यहाँ पर उसकी वाट लगने वाली है। तब हम देखते हैं कि कुरकेन काफी तेजी के साथ में अपने हाथों को झटका देता है जिससे कि युनसक की ग्रिप कमजोर हो जाती है और वहां से उड़ते हुए सीधा एक चट्टान में जाकर भिड़ता है और ये चीज इतनी तेजी के साथ में हुई होती है कि युनसक को कुछ भी समझ नहीं आता और वो सच में इस बार काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो फाइनली अब यहाँ पर मरने वाला है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी पूरी की पूरी बॉडी टूट चुकी है। लेकिन जैसे ही वो हार मानने वाला होता है तभी उसकी नजर अचानक से मेरी की तरफ को जाती है जो कि उसकी तरफ को देख रही होती है। युनसक नीचे पड़ा हुआ अभी भी लगातार बस मेरी की तरफ को ही देखे जा रहा होता है। वो नोटिस करता है कि मेरी उससे कुछ बोलती है। वो बोलती है युनसक तुम कर सकते हो। तो हमें दिखाया जाता है कि हमारा युनसक बिल्कुल मेरी के नीचे की तरफ ही पड़ा होता है और वो मेरी की इस बात को सुनकर बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मैं कर सकता हूँ। फिर इतना बोलते हुए युनसक को फिर से थोड़ा सा जोश आने लगता है। वो बोलता है कि मैंने आज से पहले कभी भी रिंग के अंदर हार नहीं मानी थी, तो फिर आज मैं यहाँ पर हार कैसे मान सकता हूँ। हमारे युनसक इतना बोलते हुए खड़ा होने लगता है। युनसक बोलता है कि अगर आज मेरा मरना तय है तो फिर मैं कुछ करके मरूंगा। मैं इस प्यारी सी लड़की को इम्प्रेस करके मरूंगा, अब चाहे मेरी बॉडी की पूरी हड्डियां क्यों ना टूट जाए। मैं यहाँ पर हार तो नहीं मानने वाला। और ये सब इतना बोलते बोलते उसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है और इसी के साथ में उसकी बॉडी के अंदर एक अजीब सी एनर्जी आती है और इसी की वजह से युनसक अब आगे बढ़ने लगता है। और फिर तब यहाँ पर अचानक से एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा मैजिक रैंक F से रैंक A पर पहुंच चुका है। युनसक अपनी बॉडी को और भी ज्यादा पुश करने लगता है। इस वजह से युनसक का मैजिक अब अचानक से E से रैंक D पर पहुंच चुका होता है। तो हमारी युनसक का मैजिक लगातार बढ़ता ही जा रहा है और फिर तभी हम देखते हैं कि युनसक अपने दोनों हाथों को जोड़कर काफी खतरनाक तरीके से इसमें कुरकेन के ऊपर आते हुए उसके सर के ऊपर अटैक करने लगा है। कुरकेन जो कि हमारे युनसक के जस्ट नीचे की तरफ है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि हमारे युनसक को एक तगड़ा सा पंच उसके सर के ऊपर सीधा लग चुका होता है और ये वाला पंच युनसक को ना अपनी पूरी जान के साथ में मारा होता है जिस वजह से कुरकेन का सर सीधा जमीन में जाके भिड़ता है और इस बार कुरकेन भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुरकेन की जॉन डेड बॉडी है, उसको इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से यहाँ पर खड़े होने की कोशिश करता है और वो बस यहाँ पर खड़ा नहीं हो रहा होता बल्कि उसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी भी निकल रही होती है। वैसे मैं बता दूं कि ये कोई एनर्जी नहीं बल्कि यहाँ पर पूरी जमीन हिलने लगी है और इस सब कुछ हमारे युनसक की पावर की वजह से हुआ होता है। अब युनसक बोलता है कि मैंने तुम्हारे सर के ऊपर जो अटैक किया उस अटैक की जो शॉक वेव है वो सीधा जमीन में घुस गई और ये शॉक वेव जरा देखो कितनी खतरनाक है। तो अब जरा सोचो, मैं इस खतरनाक से पंच के साथ में आके तुम्हारे सर के ऊपर लगातार अटैक करता जाऊं तो तुम्हारी बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा शॉक वेव चली जाएगी। चलो क्यों ना हम ये चीज करके देख लें। इतना बोलते हुए युनसक सीधा जाके कुरकेन के सर के ऊपर अटैक करने लगता है और वो यहाँ पर रुक नहीं रहा होता बल्कि वो लगातार मार ही जा रहा होता है। ये चीज देखकर वहां पर जो पूरी जनता होती है, मतलब जितने भी डीमंस थे, वो सब की फट चुकी होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो हेमिस होती है वो रेडरन को बोलती कि रेडरन क्या तुमने इसको मैजिक करना सिखाया था। रेडरन बोलते कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं सिखाया, मैंने उसको मैजिक के बारे में बस थोड़ा सा बताया था। इसके अलावा ये मेरा पहली बार है कि मैं युनसक को इस तरीके से मैजिक को यूज करता हुआ देख रहा हूं। रेडरन की इतना बोलती हम देखते हैं कि युनसक ने वहां पर कुरकेन को काफी बुरी तरीके से मारा होता है और ये सारी चीजें देखकर हेमिस बोलते कि सच में ये बंदा बहुत ही खतरनाक बन चुका है। हेमिस रेडरन
रेड्रन को बोलती कि रेड्रन तुम संभल कर रहना, क्योंकि तुमने आज एक मॉन्स्टर को जन्म दे दिया है। रेड्रन को इतना बोलती है, मिस अचानक से मन में बोलती है, इस बंदे को देखकर मुझे हमारी डीमन आर्मी के एक वॉरियर की याद आ गई। ऐसा लगता है कि इस यंसुक की वजह से अब चीजें काफी ज्यादा मजेदार होने वाली हैं। चलिए इसे एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।